हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका 17 अप्रैल को पेपर हुआ था रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का, उसके सॉल्यूशन का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। मैं क्यों इनको पार्ट्स में लाता हूं हमेशा सॉल्यूशन को, ताकि आपको ना एक कम टाइम में लगभग एक अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर पाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। हम 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो एक साथ नहीं देख सकते, हाँ, पर 1 घंटे का दिन में हम टाइम निकाल सकते हैं वीडियो देखने के लिए, इसीलिए वीडियो के ड्यूरेशन को शॉर्ट रखता हूं, ठीक है। अब यहां पे आज हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4, और आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर पार्ट में कोशिश की गई है 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की, ठीक है। और सीक्वेंस में चल रहे हैं, एज पर सेट डी के हिसाब से हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। नाउ अब इस बार का जिनने पेपर दिया है भाई, उनको इन क्वेश्चंस की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका नर्मदा का पेपर आने वाला है इसी फ्राइडे को, ठीक है। इसी फ्राइडे को 25 तारीख को आपका नर्मदा का पेपर है, ठीक, क्लास 2 का। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, चांसेस हैं। अगर आपको ये चाहिए कि भैया नर्मदा के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मुझे बताइए कमेंट में, वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्मदा के पेपर के लिए क्लास 2 के, ठीक है। एक कहानी ये हो गई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के चली रही है सीरीज आपके लिए, तो वो भी एक ही करके रिलीज कर ही रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चे ने इस बार का रोड एंड बिल्डिंग का पेपर दिया और नर्मदा का पेपर देने वाला है, और किसी वजह से आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपने ढंग से मेहनत नहीं की थी और आप चाहते हैं एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच स्टार्ट करने का पढ़ाई का और 1 साल के अंदर अपना रिजल्ट पा लेने का, तो करना क्या है आपको, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाइए फिल करिए, डेमो बुक करिए अपना, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, दोनों में से आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से भैया, 27 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरा बैच, ठीक है। नए सब्जेक्ट के साथ मैं ही पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट, ठीक है। बड़ा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। जिनको लगता है कि भाई हाँ सीधा ज्वाइन करना है बैच को, आप चुन लीजिए वहां पे ऑप्शन, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, तो आप उनको बैच के लिए सीधा पूछ सकते हैं। अदरवाइज सीधा डेमो अटेंड करो, डेमो अटेंड करने के बाद देखो कि भाई पढ़ाने का तरीका कैसे होता है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट को कितने एंजॉय करके पढ़ा जा सकता है, ये आपको दिखाऊंगा अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जिनको भी भाई गूगल फॉर्म भरने में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भरने में भी दिक्कत है, तो ये नंबर है आपके सामने, ये नंबर है बच्चों आपके सामने, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी रिगार्डिंग दी बैचेस, ठीक है। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान 6 मीटर विद 4 किलोन्यूटन पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है जिसका स्पान 6 मीटर का दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर डाला हुआ है, कितनी इंटेंसिटी का, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। बोलता मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए। अब मैक्सिमम हॉगिंग या सैगिंग नहीं कहा इसने, अगर हॉगिंग या सैगिंग कहता तो फिर हम उसके हिसाब से निकालते, नेट मूवमेंट डायग्राम बनाते इसका, उसके हिसाब से निकालते। पैसा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल दिया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें ही पता है, फिक्स्ड बीम में सपोर्ट्स पे आता है, कितना आता है वो आता है WL²/12, ठीक है। उतना ही जितना आपके काम का है उतना ही बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी हो गई 4 की, लेंथ हो गया 6 मीटर का, डिवाइडेड बाय 12, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कैरी ओवर मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग कैरी ओवर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप। अब हमें भी पता है, हमने बहुत केसेस देखे हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक एंड हिंज है, एक एंड फिक्स्ड है, ठीक है। एक एंड फ्री है, एक एंड फिक्स्ड है, और एक एंड हिंज है, दूसरा एंड भी हिंज है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। उसको स्नैपशॉट नहीं लगाया है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है कि आपने खुद पढ़ा हुआ है तो आपको पता भी है ये चीज। आइए अब मान लो मैं यहां पे एक मूवमेंट अप्लाई करता हूं एम का, ऐसा, यहां मैंने एक मूवमेंट एम का अप्लाई किया, मैंने यहां पे एक मूवमेंट एम का अप्लाई किया इसको, ठीक है। एक मूवमेंट मैं यहां पे एम का अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और एक मूवमेंट मैंने एम का यहां पे अप्लाई किया। ये क्या है, अप्लाइड मूवमेंट है, मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किए हैं। जब मैंने इनको एक्सटर्नली अप्लाई किया तो ये बीम कुछ डिफ्लेक्ट हुई होगी, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ होगा, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इसका पूरा का पूरा भैया इस तरह से भाग गया होगा ये, ठीक है। और यहां पे तो भाई सीधा का सीधा ये आ गया होगा आपका। अब जब ये इस तरह से बैंड हो रहे हैं तो इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट भाई इस मूवमेंट का कितना हिस्सा इधर कितना हिस्सा इधर गया, तो प्रैक्टिकली चेक किया गया हुआ है।
m/2 m/2 दोनों जगह आता है, ठीक है। अगर ये m यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका इफेक्ट कितना आया होगा, पूरा पूरा m का इफेक्ट आया है यहाँ पे, पूरा पूरा m का इफेक्ट है, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कितना गया होगा, m/2 यहाँ गया होगा और m/2 यहाँ गया होगा, इफेक्ट है ये, ठीक है। जो हमने मूवमेंट m का अप्लाई किया था उसका इफेक्ट दोनों तरफ कैसा जा रहा है वो मैंने दिखा दिया अभी। अब बात आती है सर अभी भी यहाँ पे आपने कैरी ओवर मूवमेंट की बात तो बताई नहीं, मैंने कहा अब आएगा वो, ठीक है। कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है, वो इंड्यूस्ड मूवमेंट होता है जो उस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए उस सपोर्ट पे आता है। अब इस सपोर्ट की अगर बात करूं तो इस सपोर्ट को अगर ध्यान से देखो तो m/2 का एंटी क्लॉक मूवमेंट आ रहा है जो कि इस पूरे के पूरे बीम को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे इसको रोकने के लिए फिक्स सपोर्ट क्या लेके आएगा, एक मूवमेंट इंड्यूस करेगा अपने अंदर सेम इंटेंसिटी का बट अपोजिट डायरेक्शन का, सेम इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन काउंटर करके जीरो कर देगा मूवमेंट को, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया वो कैरी ओवर मूवमेंट, इसको बोलते हैं कैरी ओवर मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैरी ओवर मूवमेंट, COM। यहां देखोगे तो भाई ये m का इफेक्ट है, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे आ जाएगा एक इंड्यूस्ड मूवमेंट कितने का, सेम इंटेंसिटी का m का। सेम यहां पे भी आना चाहिए था पर है कैसा, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है तो भाई कैरी ओवर मूवमेंट आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मूवमेंट कैरी करता ही नहीं है हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया मूवमेंट, जीरो, इंड्यूस मूवमेंट जीरो। अब यहां से आपको ये क्वेश्चन तो इस बार पूछ लिया तो आंसर क्या होगा भैया, द मूवमेंट डेवलप्ड और इंड्यूस्ड एट वन एंड ड्यू टू मूवमेंट एट द अदर एंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है, नर्मदा में कैरी ओवर फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर की भी डेफिनेशन यहां से देख लो, इंड्यूस्ड मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट। अब इंड्यूस्ड मूवमेंट था हमारा क्लॉकवाइज m/2 का, ठीक है, अप्लाइड मूवमेंट था क्लॉकवाइज m का, दोनों गए, हाफ आ गया आपका कैरी ओवर फैक्टर। तो जब एक एंड हिंज एक एंड फिक्स्ड होता है इस केस में आपका कैरी ओवर फैक्टर आधे का चलता है और यही आपने जिंदगी भर किया हुआ है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। आप सॉल्व करते हैं आधा कैरी ओवर भेज देते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों आपसे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस केस में देखें एक एंड फ्री है और एक एंड आपका फिक्स्ड है तो आप देखो इंड्यूस्ड मूवमेंट कितने का हुआ है, m का हुआ है। कैसा कैसा m का इंड्यूस्ड मूवमेंट है बच्चों, एंटी क्लॉक, तो मैं इसको लिखता हूं -m डिवाइडेड बाय अप्लाइड कितने का था, क्लॉकवाइज m का, तो +m। भाई कट गया, कैरी ओवर फैक्टर कितना आ गया, -1। अब कई जगहों पे इसको 1 लिखता है, गलत है, वो -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इस केस में देखो ये तो खत्म ही हो गया केस, कैरी ओवर फैक्टर इंड्यूस्ड मूवमेंट कितना है, 0 का, अप्लाइड कितने का था, m का, क्या आ गया, 0। तो 3 केसेस बन सकते हैं यहां से, वो तीनों केसेस बना के दिखा दिए कि करके मैंने आपको। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आया था, इसके अलावा कैरी ओवर फैक्टर और हमें समझना था, वो मैंने आपको बता दिया कैरी ओवर फैक्टर कितना कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, बोलता है एन ओवर इन्फोर्स्ड आरसी बीम्स फेल्स बाय। अब भाई आरसीसी बीम्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है हमारे 3 सेक्शन होते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, फिर होता है हमारा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, और फिर तीसरा होता है हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। अब देखो जब हमने आरसीसी पढ़ा था, जब मैंने आपको आरसीसी पढ़ाया था तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन की कहानी मैंने आपको क्या बताई थी कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन में हमेशा फेल क्या करेगा, पहले अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस से पहुंच जाता है, किस पे, अगर WSM में हो तो स्टील अपनी परमिसिबल सिग्मा ST पे पहुंच जाएगा और हो जाएगा फेल, क्योंकि हमको पता है अगर WSM में स्टील की स्ट्रेंथ सिग्मा ST तक पहुंच गई तो वो फेल मान लिया जाएगा, ठीक है, वो फेल मान लिया जाएगा। तो यहां पे कंक्रीट अभी सिग्मा CBC पे नहीं पहुंच पाया। भाई अगर आप देखते हो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर यहां बना के दिखाता हूं, देखो ये रहा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर आपका, यहां आता है सिग्मा CBC, यहां आता है सिग्मा ST। अभी क्या दिक्कत है, अगर हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स मतलब सरिया कम डाला है हमने, रिइंफोर्समेंट कम डाला है, मतलब फेल कौन करेगा, सरिया पहले फेल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर आप देखो ध्यान से तो भाई ये तो अपनी परमिसिबल पे पहुंच गए स्टील, पर अभी तक कंक्रीट अपनी परमिसिबल पे नहीं पहुंच पाया है, अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ बची हुई है,
ठीक है, ये फेलियर कैसा होता है, डक्टाइल फेलियर होता है। डक्टाइल फेलियर मतलब टेंसाइल फेलियर होता है, क्योंकि स्टील फेल करता है यहां पे, ठीक है। और इसका फेलियर वार्निंग देके आपको फेल करवाता है, पूरा स्ट्रक्चर वार्निंग देता हुआ फेल होता है आपको, ताकि आप लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी से बच पाओ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अंडर रेनफोर्स्ड। बैलेंस के केस में क्या होंगे, दोनों अपने अपने परमिसिबल पे एक साथ पहुंचेंगे। जब स्टील परमिसिबल पहुंचा सिग्मा एसटी पे, उसी वक्त कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी पे पहुंच गया होगा, दोनों एक साथ फेल किए होंगे। अच्छा, मैं डब्ल्यूएसएम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, सेम चीज आपकी बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एलएसएम में भी, 0.87 एफवाई और कितना 0.45 एफसी के, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, तो कौन सा फेलियर होगा भाई, टेंसाइल फेलियर भी हो रहा है, साथ में ब्रिटल फेलियर मतलब कंप्रेशन में भी फेलियर हो रहा है। तो यहां दोनों फेलियर पॉसिबल है बैलेंस सेक्शन के केस में। तीसरा होता है हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन। अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन की बात करूं तो वो ऐसा बनता है, देखो यहां पे स्टील के अंदर स्ट्रेंथ अभी तक परमिसिबल पे नहीं पहुंची होगी, सिग्मा टी तक ही होगी, वेयर एज यहां पे कंक्रीट फेल कर चुका होगा सिग्मा सीबीसी पे पहुंच के। मतलब पहले कौन फेल हो गया, कंक्रीट फेल हो गया। कंक्रीट का फेलियर कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। ब्रिटल फेलियर मतलब कंप्रेशन फेलियर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बिना वार्निंग देके फेल हो, क्योंकि ब्रिटल फेलियर जब भी होता है सडन होता है, एकदम से पूरा का पूरा बीम गिर जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, आपकी जान चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ओवर इन्फोर्स आरसीबी में, तो फेल किसमें होगा, टेंसाइल बिल्कुल नहीं, कैन नॉट फेल बिल्कुल नहीं, डक्टाइल फेलियर बिल्कुल नहीं, कंप्रेशन फेलियर होगा बच्चों। यहां पे कंप्रेशन फेलियर होना ही है, कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, एक क्वेश्चन और क्या बनता है बच्चों यहां से, अगर आप जरा ध्यान समझो तो, ठीक है। देखो मैं आपको ना इतने डिटेल में बता रहा हूं कि आपका एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो आपसे बन जाए। मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताया नहीं आया हूं, सॉल्यूशन तो देखो 25 पढ़े हुए हैं अगर आप देखो तो, ठीक है, 25 सॉल्यूशन पढ़े होंगे, वो मतलब नहीं आप गूगल पे डालते हो आंसर मिल जाएगा आपको। मेन है इसका रीजन समझ में आना चाहिए कि अगले पेपर में जब आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वो हमसे बन जाए। क्लियर है? अब देखो हम लोग हमेशा डिजाइन करते हैं बैलेंस सेक्शन, डिजाइन हमेशा बैलेंसिंग के लिए होगी, बाद में उसमें थोड़ा सा हम लोग सेक्शन का प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, बी और डी में से किसी एक वैल्यू को या दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, ताकि क्या हो जाए भैया, सेक्शन हो जाए अंडर इन्फोर्स। अंडर इन्फोर्स क्यों चाहिए हमें, हम प्रैक्टिकली अंडर इन्फोर्स क्यों बनाना चाहते हैं हर स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्टील जब फेल होगा तो वो देगा वार्निंग, जब वो वार्निंग देके फेल होगा तो हमारे पास समय होगा लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी से बचने का, ठीक है। इसीलिए हमेशा अंडर इन्फोर्स स्ट्रक्चर प्रेफरेबल होता है बच्चों। बात क्लियर हुई है, ये बात क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कंप्रेशन फेलियर, जो मैंने आपको पूरा बता दिया बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर इन आरसी फुटिंग लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, फुटिंग से क्वेश्चन था। देखो आरसीसी में उसने पूरा कोडल प्रोविजन उठा दिया है आपके सामने। अगर किसी ने IS 456-2000 पूरा भी पढ़ा होता ना, किसी ने अगर IS 456-2000 पूरा भी पढ़ा होता या उतना पढ़ा होता जितना मैंने आपको बता दिया था पेज नंबर के साथ में, ठीक है, सिलेक्टेड 20 पेज थे, अगर उतना भी पढ़ लिया होता आपने, उतना भी, तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाता इस वाले पेपर में, ठीक है। पूरा कोडल प्रोविजन पूछा, और देखो आरसीसी और स्टील से मैक्सिमम वो कोडल प्रोविजन पे ही काम करवाता है। हाँ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीस्ट ऐसा क्वेश्चन था जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि भाई अगर टेंडन की प्रोफाइल लिखनी तो कैसी होगी, जैसा बेंडिंग मोमेंट शेप होगा वैसे टेंडन की प्रोफाइल हो जाती है। जैसे वी शेप था हमारा पॉइंट लोड के लिए, यूडीएल के लिए था हमारा पैराबोलिक शेप, ठीक है, तो वो हमने वहां देख लिया था। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर मुझे वन वे शेयर में देखना है आरसी फुटिंग को, तो क्रिटिकल सेक्शन कहां लाई करता है। देखो ये कॉलम हुआ आपका, ये कॉलम हुआ, ठीक है, ये पूरी फुटिंग हुई आपकी, ये पूरी फुटिंग हुई। क्रिटिकल सेक्शन कहां पे लाई करेगा, क्रिटिकल सेक्शन कहां पे लाई करेगा इस केस में क्रिटिकल सेक्शन कहां पे लाई करेगा, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ये हो गया वन वे शेयर के लिए, वन वे शेयर के लिए। अगर टू वे शेयर आ जाए तो यही डिस्टेंस d/2 हो जाएगा फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। अगर यही आ जाए बेंडिंग मोमेंट में फेलियर आ जाए,
बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है, आपको निकालना क्या था, क्रिटिकल सेक्शन निकालना था। वन वे शेयर के लिए देख लिया डी डिस्टेंस पे, टू वे शेयर के लिए देख लोगे आप किसके लिए भाई, डी/2 डिस्टेंस पे कॉलम के फेस से, ठीक है। अगर ये बेंडिंग मोमेंट के लिए आ गया, उस समय पे क्रिटिकल सेक्शन लाई करता कहां पे, फेस ऑफ द कॉलम पे ही लाई कर जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपको अगले पेपर में, अगले पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि जो क्रिटिकल सेक्शन है बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है, वो कहां पे लाई करता है, ऑन द फेस ऑफ द कॉलम, सीधा सीधा कॉलम के फेस पे लाई कर जाता है वो। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। तो हमने पढ़ लिया डी डिस्टेंस d/2 एंड ऑन द फेस ऑफ द कॉलम, क्लियर। देखो जरा इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए बच्चों इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोलता है यूज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल इन कंक्रीट। भाई पोजोलाना काम क्या करता है, भाई पोजोलाना का मतलब क्या हुआ, फ्लाई ऐश पकड़ लो आप, पोजोलानिक मटेरियल में फ्लाई ऐश पकड़ लो आप। अब अगर फ्लाई ऐश मिलाते हो तो क्या करेगा वो, क्या वो वर्केबिलिटी को इंप्रूव करता है, 100% करता है, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं होती। भाई पोजोलाना के अंदर सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती ही नहीं है कि वो बॉन्ड बना के चिपक के रह पाए, तो ये तो होता ही नहीं है उसके अंदर। वो कैसा होता है भाई, आएगा वॉल्यूम देगा, पूरे के पूरे कंक्रीट को वॉल्यूम देगा, पर कहीं से कहीं तक सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं देता। हाँ, CSH के साथ मिलकर वो बना लेता है बॉन्ड, बट खुद की कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं होती। तो क्या अगर वो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं रखेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा। वर्केबिलिटी क्या होता है, द ईज विथ विच द कॉन्क्रीट कैन बी बैच, मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड, ठीक है, कितने आसानी से ये पूरा प्रोसेस हो पा रहे हैं, इसी को हम वर्केबिलिटी बोल जाते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे देखा हुआ। तो इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को। क्या ब्लीडिंग को डिक्रीज करता है, बिल्कुल डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे इसे जेल बना लिया, होल्ड कर लेता है पूरे को, ठीक है। CSH जेल का जैसे इसने अपना बॉन्ड बनाया तो होल्ड कर लेता है और ब्लीडिंग नहीं होने देता। तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहां देख लो, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने दे दिया यहां पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड हैज द डायमेंशन एज। अच्छा, डायनामिक विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछ रहा है। अच्छा, डायनामिक विस्कोसिटी हमने पढ़ा हुआ है भाई, हमने एनवायरमेंट में पढ़ा है, फ्लूइड में पढ़ा है, दुनिया जगह पे पढ़ा हुआ है हमने डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ मुझे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड। मैं पूरे डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन का आंसर बन सकता है वही समझा दे रहा हूं सीधा सीधा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, केजी, केजी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हमारे पास डायमेंशन में 3 डायमेंशन होते हैं, मास, लेंथ, टाइम। MLT, मास, लेंथ, टाइम। केजी, केजी क्या मास को शो कर रहा है, तो ऊपर आ गया M। मीटर, मीटर, मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है, तो हो गया L। सेकेंड किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, हो गया T। बस न्यूमरेटर में पहुंचा दो तो क्या बन गया, ML-1 T-1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ML-1 T-1। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल येट इफेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द सम ऑफ। अगर यहां पे ना कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है पूरा पूरा फ्लूइड का, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। हमने पढ़ा हुआ है ये दोनों चीज को, हमने हमारे लेक्चर में देखा हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन को दोनों को देखा हुआ है हमने। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में अंतर क्या होता है। टोटल एनर्जी लाइन होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन किसका सम होता है, प्रेशर हेड P/ρg प्लस डेटम हेड Z प्लस वेलोसिटी हेड V²/2g, या काइनेटिक हेड भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z, ये आपका टोटल एनर्जी लाइन बनता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या अंतर होता है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ सम होता है प्रेशर हेड का एंड डेटम हेड का, दैट्स इट। यानी V²/2g काइनेटिक हेड इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, काइनेटिक हेड इसके अंदर होता ही नहीं है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर। और इसका डायग्राम भी आपको देखना हो तो वो भी देख लेना आप, ठीक है, पर इतने में काम हो जाता है जनरली, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड बिल्कुल भी नहीं, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड नहीं, वो तो टोटल एनर्जी लाइन हो गई। तो क्या करेगा, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड करेक्ट है, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड को ही रिप्रेजेंट करता है कौन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, बोलता है वाटर फ्रॉम द वेल नेचुरली फोर्सेस टू सरफेस अंडर प्रेशर फ्रॉम अ कन्फाइंड एक्विफर इज। अब कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में आपको अंतर पता होना चाहिए। कन्फाइंड कैसा है,
सपोज करो तुमको एक कमरे में बंद कर दिया, तुमको एक कमरे में बंद कर दिया, छोड़िए, बिना खाना पानी दिए, कुछ भी नहीं दे रहे, तुमको छोड़ दिया, तुम क्या करोगे? थोड़ी देर तक तो एंजॉय करोगे भाई, मोबाइल भी नहीं दिया तुमको कि मोबाइल देख लो तुम, ठीक, कम से कम मेरा वीडियो देख लो तो टाइम हो जाए पास। तो क्या किया अपन ने? तुमको बंद कर दिया कमरे में, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं दिया, खाना कुछ नहीं दिया, पानी कुछ नहीं दिया, बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुम झटपटाओगे, ठीक है, तुम दरवाजे को जाके से तोड़ने की कोशिश करोगे, दीवार पे हाथ मारोगे, ठीक है, अपना सर मारोगे, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो तुम? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर कैसा? देखो जरा ध्यान से, मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, लेट अस सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और यहां कहीं पे हमारे पास एक इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस लेयर का मतलब ये पानी को पास नहीं होने देगा अपने अंदर से, और एक यहां पे हमारे पास इम्परवियस लेयर बॉटम में है, और ये मैंने सेक्शन काटा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, और यहां पूरे में भरा है पानी, यहां पूरे में है पानी, पानी स्टोर्ड है यहां पे, ठीक है, क्या है? पानी यहां पे स्टोर्ड है। क्या है पानी यहां पे? कन्फाइंड है। क्या है? दो इम्परवियस लेयर के बीच में पानी कन्फाइंड है। अब पानी जब कन्फाइंड है और दो इम्परवियस लेयर के बीच में है, ये क्या मारेगा यहां पे? ये मारेगा प्रेशर, ये मारेगा हाई प्रेशर यहां पे, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं आर्टिशियन प्रेशर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं आर्टिशियन प्रेशर, आर्टिशियन प्रेशर। अब जब भी आप कभी इसमें वेल खोलेंगे, ठीक है, जब भी आप इसमें वेल बनाएंगे, ठीक है, वेल आपने बनाया यहां पे, लेट अस सपोज ये आपने वेल बना दिया, कंस्ट्रक्ट किया वेल, इस वेल को क्या बोलेंगे? जो आर्टिशियन एक्वीफर से जो पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उस वेल को क्या कहेंगे? तो इस वेल को भी कहते हैं क्या? आर्टिशियन वेल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम में ही सब कुछ छुपा है। आर्टिशियन का मतलब क्या होता है जरा उसको समझिएगा। जब भी किसी जो कन्फाइंड कर दिया, प्रेशर मारता है, प्रेशर मारा मतलब आर्टिशियन प्रेशर लग गया, ठीक है, उसके अंदर जैसी कोई वेल को आपने एक्सकेवेट किया, आर्टिशियन वेल कहला गया। आंसर नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बच्चों, डन। नेक्स्ट आइए, तो करेक्ट आंसर इज आर्टिशियन वेल। डायग्राम ये देखो, इसमें भी लिखा हुआ इम्परमेबल लेयर, इम्परमेबल लेयर, ठीक है, एक्वीफर है तो कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। आपने यहां कोई वेल डक किया पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आर्टिशियन वेल कह देते हैं उसको हम लोग, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन, भाई सबसे ज्यादा वेदर फिनोमिना कहां होती है? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में, आइनोस्फियर में? सबसे ज्यादा होती है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लो जरा ध्यान से, भाई अर्थ के लगभग 20 किलोमीटर ऊपर तक है हमारा क्या? ट्रोपोस्फियर। 20 से लेके 50 किलोमीटर तक, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है मैंने, है ना। स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन ट्रोपोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस तरह के पूरे लेयर्स होती हैं। अब मेन जो हमारा पूरा होता है, पूरी कहानी, जो भी हमारा मेन यहाँ पे आप बोल लो वेदर फिनोमिना हो रहे हैं, वो कहां होते हैं? मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एंड विंड अकर इन ट्रोपोस्फियर। तो जितने भी मेजर वेदर फिनोमिना हैं, वो सब कहां कर रहे हैं एग्जिस्ट? ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। इसीलिए आंसर इसका ट्रोपोस्फियर करेक्ट था बच्चों, इसीलिए इसका ट्रोपोस्फियर आंसर करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ अ पीरियड ऑफ, भाई इंडिया में अगर आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना है तो कितने साल का एवरेज लेते हैं? 35 ईयर्स का। पढ़ाया हुआ है ये भी आपको, ठीक है, ये भी पढ़ाया हुआ है सेशन के अंदर आपको। तो क्लियरली लिखा हुआ है, इन इंडिया एवरेज रेनफॉल इज द मीन ऑफ द एनुअल रेनफॉल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर। अच्छा, कई जगहों पे इसका आंसर 50 ईयर भी दिया हुआ है, ठीक है, गूगल पे, तो भाई उस पर भरोसा मत करना, 35 ईयर करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन सर्विंग कैन बी सॉल्व्ड बाय। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम आता किसमें था भैया आपका? 3 पॉइंट प्रॉब्लम आता किसमें था ये बताओ? प्लेन टेबल सर्विंग में आपके आता है, प्लेन टेबल सर्विंग में आपके ट्रेवर्सिंग आता है, ठीक है, इंटरसेक्शन टेक्निक आती है, ठीक है, एक रिसेक्शन मेथड आता है पूरा। अब रिसेक्शन के अंदर ये सारे के सारे हमारे आते हैं कौन से? 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये सब हमें आते हैं। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन सर्विंग को सॉल्व कैसे करते हैं? क्या लेमन मेथड से करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बेसेल्स मेथड से करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैकेनिकल मेथड से करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल यहां पे लिखा हुआ है पूरा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, बोलता है मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन, भाई ग्राउंड वाटर का मूवमेंट किस पे डिपेंडेंट होता है? पहला स्लोप ऑफ ग्राउंड वाटर सरफेस, दूसरा हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तीसरा टेम्परेचर ऑफ वाटर, चौथा ऑल दी अबव। तो आपको ही पता भाई तीनों चीजों पे डिपेंडेंट करेगा। स्लोप ऑफ ग्राउंड वाटर सरफेस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई पानी कैसे फ्लो कर रहा है, दूसरा हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे भी करेगा भाई कि आपका सॉइल का टेक्सचर है कैसा। अगर मान लो वाटर को होल्ड कर रहा है, ठीक है, वाटर को होल्ड कर रहा है तो मूव नहीं करने देगा बहुत ज्यादा पानी को, अगर रन ऑफ बहुत ज्यादा है तो मूव कर जाएगा, इनफिल्ट्रेशन अगर अलाउ कर दिया तो बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पे भी हो जाएगा, तो टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ वाटर से क्या होता है, विस्कोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अगेन विस्कोसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ द वाटर हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर भी इफेक्ट करेगा किसको, मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर को। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, येट इफेक्टिव क्वेश्चन है। सीबीआर मेथड प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ, सीबीआर में तुम लोगों ने टेस्ट किया है, सीबीआर टेस्ट, ठीक है, सॉइल में भी किया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी किया, ट्रांसपोर्टेशन में आपने इससे पूरा पेवमेंट डिजाइन भी किया है सीबीआर मेथड से। ग्रुप इंडेक्स मेथड पढ़ाया गया था, सीबीआर मेथड पढ़ाया गया था, सेमी इंपेरिकल, इंपेरिकल्स, ठीक है, और थ्योरेटिकल मेथड्स भी होते हैं इसमें, पूरे पूरे पेवमेंट डिजाइन के हमने देखे हुए हैं, वो हमने आराम से देखे हैं क्लास के अंदर। नाउ जब सीबीआर मेथड की बात कर रहा हूं मैं, तो सीबीआर मेथड इंडिकेट क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन को, मटेरियल यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन को, स्ट्रेंथ एंड मटेरियल यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन को बताता है कि भाई आपके सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, जिस भी आप मटेरियल को यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो हम वहां पे निकालते क्या है, 2.5 mm के पेनिट्रेशन पे और 5 mm के पेनिट्रेशन में हम लोड की वैल्यू को चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको स्टैंडर्ड लोड से, तो वहां से सीबीआर वैल्यू मिलती है और वही बताता है भैया कि पेवमेंट का थिकनेस कितना होने वाला है, यानी स्ट्रेंथ बताता है ये। तो ये स्ट्रेंथ पैरामीटर को ही बता पाएगा, इसलिए लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट, रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ रोड्स ऑन प्लेन टेरेन शुड बी, भाई रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन टेरेन पे कितना होता है, तो अपनी बुक में कही है, आपने देखा होगा, एक्यूमेन की बुक है, पूरा पूरा कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है, थ्योरी बुक्स मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे, अपनी ही बुक का पूरा स्नैपशॉट है ये, ठीक है। इतना सिंपल वे में दिया था कि याद ही हो जाए, ठीक है। तो रोलिंग एंड प्लेन टेरेन था, उसके रूलिंग ग्रेडियंट पूछा हुआ है 3.3% है, 3.3% को भैया अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 बाय समथिंग में, कैसे करोगे भाई, 3.3 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 1/30 के आसपास आता है निकल के, ठीक है। तो 1/30 हो गया आपका क्या, रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ रोड ऑन प्लेन टेरेन, ओके। नेक्स्ट, द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट कैन टेक टू कंप्लीट अ टास्क। अब टास्क की बात आ रही है, टास्क मतलब जो टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों को कंज्यूम करे। भाई टास्क क्या होता है, जो टाइम और रिसोर्स दोनों को कंज्यूम करे। एग्जाम्पल के तौर पे भाई मेरे को एक्सकेवेशन करना था, एक्सकेवेशन में टाइम लगेगा, 1 दिन पूरा लग जाएगा एक्सकेवेशन में, मशीनरी लगेगी, उस मशीन को लाने के लिए पैसा लगेगा, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर लगेगी, ठीक है, उस पूरे के पूरे मटेरियल को वहां से कैरी करने के लिए फिर से लेबर लगेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपने इस पूरे के पूरे एक्टिविटी में या इस पूरे के पूरे टास्क में आपने मटेरियल को भी इंक्लूड कर लिया, कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया, लेबर को भी इंक्लूड कर लिया, टाइम भी लग रहा है। तो टाइम एंड रिसोर्सेज, बाकी सब कुछ रिसोर्सेज में आ गए, टाइम अलग से रखते हैं हम। तो टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों कंज्यूम किए, क्या बन गया ये, एक्टिविटी बन गया। क्या बन गया ये, एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, आजू बाजू दोनों इवेंट बना दिए, इस एक्टिविटी को कंप्लीट होना है और ये PERT टेक्निक में पूछ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिए वो PERT के ही ऑप्शन दिए हैं। तो PERT टेक्निक में, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे जब बेस्ड होता है तो ये 3 टाइम एस्टिमेट देता है। पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब सब चीज सर्वगुण संपन्न है भाई साइट पे, ठीक है, 100% एफिशिएंसी के साथ है। मतलब आप लेके आए भैया क्रेन एक्सकेवेशन करने के लिए, क्रेन एकदम चालू हालत में थी, एकदम मतलब अभी आपने चालू किया और बस एक्सकेवेशन चालू, लेबर एकदम तैयार थे, बस तुम बोलो रेडी, ठीक है, और वो वहां पे एक्सकेवेशन करना चालू कर दें, ठीक है। तुमने बोला पैसा, पैसा वहां साइट पे पड़ा हुआ है भाई, जितना लगेगा वहीं से उठा के दे देंगे। ये सब क्या है, एकदम आइडियल कंडीशन है, एकदम आइडियल कंडीशन। जैसे कि आइडियल कंडीशन कैसे होती है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुमने पूरा पढ़ लिया, पूरे टेस्ट लगा दिए, सब कुछ कर लिया, तुम पेपर देने चले गए, तुमने 6 महीने में 8 महीने में पेपर क्लियर कर लिया। ये हो गया आइडियल सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, किसी भी एक्टिविटी खत्म होने का ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम टाइम। नेक्स्ट होता है
मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पहले पेसिमिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मोस्ट लाइकली को करते हैं। अब दूसरा केस ले लो, जो मशीनरी मेरे साइट पे आई थी, मतलब जो मेरे यहां पे एक्सकेवेशन करने के लिए जो मेरे पास मशीनरी आई थी, वो चालू हालत में ही नहीं थी, खराब थी। तो अब जब साइट पे आई है, जब एक्सकेवेशन करना है, तो मुझे उसको पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा। जो लेबर आए, ठीक है, उसमें आधे आए, आधे अभी रास्ते में हैं, काम फिर शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, पैसा थोड़ा सा है, पैसा और थोड़ा अभी इकट्ठा करना है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। ठीक है, मतलब क्या है, सारी वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल हो रही है, सारी की सारी वर्स्ट कंडीशन है। पैसा है नहीं, लेबर है नहीं, मशीन जो है वो किसी काम की नहीं है। अब जो काम को कंप्लीट होने में, जो टास्क को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा एक्सकेवेशन के, उसे बोल जाते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। एग्जांपल के तौर पे, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पिछले केस में तुमने सब पढ़ा था, 6 महीने पेपर क्लियर कर लिया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, 5 साल लगे रह जाओ, पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 5 साल तो लगे रह जाओगे तो भी पेपर क्लियर नहीं होगा। इसका तो क्या पेसिमिस्टिक टाइम हो गया, सबसे ज्यादा टाइम। और इन दोनों के बीच में एक होता है जिसमें जनरली एक्टिविटीज अपनी कंप्लीट होती हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। अब ये टाइम क्या है बच्चों, फेवरेबल कंडीशन और वर्स्ट कंडीशन के बीच की कंडीशन होती है। एग्जांपल के तौर पे, मशीनरी आई, ठीक है, मशीनरी वर्क कर रही, चालू थी, बट मान लो कुछ उसमें थोड़ा बहुत इश्यू रहा होगा, तो उसको हम तुरंत तुरंत रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है साइट पे भी। लेबर लगभग 70% लेबर पहुंच गई है, 30% लेबर अभी आ रही है, तो भाई 70% काम शुरू किया जाए। पैसा साइड पे मोर देन 70% पैसा है, 30% की जुगाड़ करनी है, तो ठीक है, तो 70% पैसा कंज्यूम होगा, तो 30% का भी जुगाड़ हो जाएगा। ये होता है मोस्ट लाइकली कंडीशन। इसीलिए इस टाइम में जो मोस्ट लाइकली कंडीशन, जो कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, उसे बोला जाता है मोस्ट लाइकली टाइम, टीएम। अब बोलता क्या है ये, सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कौन सा लगेगा, सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम, तुम ही बताओ मुझे, सबसे कम टाइम कौन सा लगेगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, लगा दो आंसर कहां गया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ द एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो हो गया भैया, ये कहानी है आपकी। नेक्स्ट, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, इससे सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्या मांग लिया, रिएक्शन टाइम मांग लिया भाई, परसेप्शन रिएक्शन टाइम मांग लिया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब, और कुछ मांग लिया तो भी हम खुश हो जाते हैं। सीधा सीधा इसने क्या मांग लिया, परसेप्शन रिएक्शन टाइम मांग लिया भाई, और ये तो हमें पता है कितना होता है, 2.5 सेकेंड किसके लिए, एसएसडी, 2 सेकेंड किसके लिए, ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और एक और होता है 0.7 सेकेंड किसके लिए, मिनिमम स्पेस हेडवे, मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने आपको, मिनिमम स्पेस हेडवे पे, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1000 V/S से मैंने कैपेसिटी निकलवाई थी, और एस वहां पे स्पेस हेडवे था, जिसको हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल के बराबर कर दिया था, 18 + 6 किया था, आई थिंक दैट 1500 व्हीकल पर आवर निकल के आया था कैपेसिटी, तो वो यहीं से था, वो स्पेस हेडवे ही था। ठीक है, अब मांगता क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, तो कितना रिएक्शन टाइम, 2.5 सेकंड का, लगा डालो 2.5 सेकंड, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये अपना नोट्स है, ये अपने नोट्स में से है, पूरा पूरा अपने नोट्स में से सीधा सीधा देखो, 2.5 सेकंड फॉर एसएसडी, 2 सेकंड फॉर ओएसडी, 0.7 सेकंड फॉर मिनिमम स्पेस हेडवे, ये पूरा अपने नोट्स का ही है, एक्यूमेन के नोट्स का है पूरा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जब किताब अच्छी होगी, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा दिया जाएगा, जब आपको टीचर अच्छा मिलेगा पढ़ाने का, पेपर तो अपने आप क्लियर होता जाएगा बच्चों। ठीक है, बात याद रखिएगा। आइए अगला, Which of the following compound is responsible for early strength of concrete? यहां बच्चा ना बहुत गलती करके आया होगा, मैक्सिमम बच्चा लगा के आ गया हो क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता होता ना भाई, C3A से मिलता जुलता दिख रहा है ना, वो अलग बात है, वो C4AF भी नहीं रहा और वो C3A भी नहीं रहा। भाई ये क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट बोल रहा है, कुछ है ही नहीं। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अर्ली हार्डनिंग के लिए होता है भाई, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3A कंटेंट को बढ़ाते हैं। हार्डनिंग मतलब हार्डन जल्दी करना है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं, हार्डन करना है भाई, जल्दी से सेट करवाना है। ठीक है, हार्ड करवाना है, तो C3A ज्यादा होना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है, 50 बार पढ़ा हुआ है, जब शुरू में हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आई थी, उसमें भी बताया हुआ है क्वेश्चन। अब यहां पे क्या मांगा है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन होता है भैया, C2S और C3S में से कौन होता है, बताओ मुझे जल्दी से, कौन होता है जल्दी से,
नहीं पता है, यहां देख लीजिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दिस कंपाउंड हाइड्रेट्स रैपिडली एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ। आ गया, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कितने दिन में होता है? फर्स्ट फ्यू डेज टू अ वीक के अंदर अंदर। तो C3S करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, जितने बच्चों ने टिक करके आए होंगे बहुत बढ़िया बात है। डाई कैल्शियम सिलिकेट अब यहीं से देख लो भैया, ट्राई कैल्शियम देख लो, डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये था अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, ये वाला अर्ली स्ट्रेंथ के लिए था, ये वाला किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका लेटर स्ट्रेंथ के लिए, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए आपका हो जाता है C2S रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट C3A बता ही दिया आपको किसके लिए होता है भैया? फ्लैश सेटिंग के लिए होता है। देख लो, फ्लैश सेटिंग के लिए होता है, रैपिड हार्डनिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, C4AF की कहानी ये लिखी हुई है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं यहां से, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दिए मैंने। और कॉन्स्टिट्यूएंट से अच्छा, ज्यादा अच्छा नाम रहेगा क्या? इनका नाम भी पूछ सकता है कभी कभी, क्या होते हैं ये? बॉक्स कंपाउंड। क्या होते हैं ये? बॉक्स कंपाउंड। जब सीमेंट को आप पानी के अंदर मिलाते हैं इस तरह से चीजें बनने लग जाती हैं, इनको कहा जाता है बॉक्स कंपाउंड। C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। कई बच्चे वाटर सीमेंट रेशियो टिक करके आएंगे, भाई वर्केबिलिटी थोड़ी ना पूछी थी उसने, वर्केबिलिटी थोड़ी ना पूछी थी उसने, ड्यूरेबिलिटी मांगी है आपसे। और ड्यूरेबिलिटी कभी भी वाटर सीमेंट रेशियो से नहीं होता, किससे होता है? सीमेंट एग्रीगेट रेशियो से होता है। ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो से। नहीं पता है, ये लिख दिया है। वाटर सीमेंट रेशियो से क्या फर्क पड़ता है भैया? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वर्केबिलिटी पे फर्क पड़ता है। सैंड कंटेंट से क्या फर्क पड़ता है? आपके सामने लिखा हुआ है। एग्रीगेट रेशियो से क्या पड़ता है? सीमेंट एग्रीगेट रेशियो से क्या मिलता है भैया? ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल्सो द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी मांगा था हमसे, ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारा सीमेंट एग्रीगेट रेशियो था। और भी फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन? सीमेंट कंटेंट, कॉम्पैक्शन इफेक्ट, ठीक है, क्यूरिंग पीरियड, टेम्परेचर, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एंड सल्फेट अटैक। तो ये सारे रीजंस और हैं, याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, एक आध फैक्टर और पूछ सकता है अगले पेपर में आपके, क्योंकि 5 दिन बाद अगला पेपर भी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने सिर्फ अजम्पशन भी पढ़े हुए हैं ना, अगर सिर्फ अजम्पशन पढ़े हुए हैं तो क्या बोलता था? द कॉन्क्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, द कॉन्क्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल हैव नो पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या है? अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, लेट अस सपोज, मैं अभी आपको एक केस बता रहा हूं, ठीक है, इसको सब कुछ छोड़ो, अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। ये हमारा कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है, यहां पे भी कंक्रीट है, यहां पे भी कंक्रीट होता है, और यहां पे स्टील होता है साथ में, रिइंफोर्समेंट हमारे। ठीक है, अब क्या बोलता है? एज पर द अजम्पशन ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील ओनली। जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो सिर्फ स्टील लेगा, कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस लेगा ही नहीं यहां पे। अब जब कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेगा तो कंक्रीट को हम यहां से हटा सकते हैं, पर अगर हटा दिए तो बॉन्ड कैसे बनेगा भैया? ऊपर वाले कंक्रीट और नीचे वाले स्टील के बीच में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कंक्रीट नीचे प्रोवाइड करना पड़ेगा होल्ड करने के लिए, वेरएस ये स्ट्रेंथ पार्टिसिपेट नहीं करता थियोरेटिकली, पर अगर प्रैक्टिकली चेक करोगे तो भाई आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के क्वेश्चन पूछ लेगा अगली बार ये आपसे ना, अगली बार यही क्वेश्चन पूछेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के। क्लियर? तो यहां पे क्या है, हमने जब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात हो रही है फॉर फ्लेक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, हमने कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो टू बी कंसीडर्ड नहीं, 0.42 टाइम्स नहीं, टू बी इग्नोर्ड करेक्ट है, टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर कर दिया हमने, है ना, हमने इग्नोर कर दिया, बोला भैया कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा ही नहीं हमारा कंक्रीट, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो देगा 0.7 अंडर रूट FC के देगा। ठीक है, आइए अगला, effective length of a column effectively held in position at both the end but not restrained against rotation। क्या हुआ ये? both end hinge, both end hinge, ठीक है, कर गया ऐसा बेंड, both end hinge। तो क्या बोलता भैया? इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? बताइए मुझे, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में? भाई जब आपका बोथ एंड हिंज का केस हो जाए, क्योंकि आपने देखो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है ये, पोजीशन तो हेल्ड है यहाँ पे, बट रोटेशन को यहाँ पे नहीं रोक पाए, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। इस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना होता है बताइए मुझे? इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? मेरे ख्याल से सेम एज अनसपोर्टेड लेंथ होना चाहिए, सेम एज अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, देख लीजिए,
कहा गया भैया, बोथ एंड हिंज 1L सेम एज अनसपोर्टेड लेंथ। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था भाई? डी करेक्ट था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, द थिकनेस फॉर सिंगल लेसिंग फ्लैट लेसिंग बार्स शेल नॉट बी लेस देन। अब सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से आ गया भैया? लेसिंग से क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टील से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बोलता भैया थिकनेस ऑफ सिंगल लेसिंग फ्लैट्स लेसिंग बार शेल नॉट बी लेस देन, किससे कम होती है भैया बताओ मुझे? पूरा क्लॉज लेके आया हूं, देखो IS 800 2007 का क्लॉज है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 7.6.2, ठीक है, और मोर प्रिसाइजली 7.6.3, जहां पे थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स लिखा हुआ है। पढ़ लो क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन यहीं से आया है, पढ़ो। द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार शेल नॉट बी लेस देन 1/40 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग एंड 1/60 फॉर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ डबल लेसिंग। तो लोगों ने आपको बताया है कि भाई सिंगल लेसिंग के लिए 1/40 तक हो सकता है या इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, शेल नॉट बी लेस देन 1/40 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ। ये हो गया लेसिंग बार के लिए, सिंगल लेसिंग बार के लिए। अगर यही चीज हो जाए आपकी डबल लेसिंग, तो कहां तक पहुंच जाएगा? डबल लेसिंग केस में पहुंच जाएगा ना भाई, कितना? 1/60 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ पहुंच गया। अगला क्वेश्चन यही बनने वाला है आपके पेपर में कि भाई डबल लेसिंग के लिए कितना हो सकता है। देखो अंदाजा मार सकते हैं पेपर में, किसी ने पेपर देखा नहीं है, पर अंदाजा ये हो सकता है जितना पेपर इस बार आया है वैसे ही नियर अबाउट पेपर आएगा आपका अगला भी। ठीक है, तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1/40 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहां है भैया? ये रहा 1/40 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि सिंगल लेसिंग फ्लैट था। अगर डबल लेसिंग फ्लैट होता तो 1/60 हो जाता, कहां गया? फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, स्टिफनेस मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स। यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अगर आपको मैट्रिक्स पता हो, हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है तो ये क्या होते हैं? पहले पॉजिटिव होते हैं हमेशा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? कैन बी नेगेटिव वैल्यू, कभी भी नहीं। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही जीरो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड सी करेक्ट है, यहाँ पे बोथ ए एंड सी करेक्ट है। ठीक है, आर ऑलवेज पॉजिटिव इन वैल्यू एंड कैन नॉट बी जीरो, तो ये कंडीशन भी करेक्ट थी, ये कंडीशन भी करेक्ट थी, इसीलिए आंसर बन गया बोथ ए एंड सी। देख लीजिए, इसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला आते हैं। बोलता है इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रिइंफोर्समेंट इन दिस स्टेम एट सपोर्ट इज। जब काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की बात होती है तो स्टेम में हम लोग मेन रिइंफोर्समेंट कहां देते हैं? कहां देते हैं बताओ मुझे, बताओ कहां देते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम रिटेनिंग वॉल का, ये स्टेम पोर्शन है आपका। मेन रिइंफोर्समेंट कहां दिया गया? देखो आप, मेन रिइंफोर्समेंट कहां दिया गया बच्चों, बताओ मुझे। ऑन द इनर फेस पे किया गया, प्रोवाइडेड ऑन द इनर फेस, प्रोवाइडेड ऑन द इनर फेस। ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा रीजन लेके आया हूं, और करेक्ट आंसर क्या है आपका? प्रोवाइडेड ओनली ऑन द इनर फेस। ये दिख रहा है हमको, ये दिखाई दे रहा है हमको, मेन रिइंफोर्समेंट दिख रहा है ना, ये वाला हमको मेन रिइंफोर्समेंट। ये हमने कहां पे प्रोवाइड किया? इनर साइड में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? प्रोवाइडेड ऑन दी ओनली ऑन दी इनर फेस। क्लियर? डायग्राम के साथ बताया है इसीलिए कि आपको याद रहे, एग्जाम में आपको याद रहे ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट, total deflection at any point is equal to the sum of deflection caused by each individual separately stated in which of the following। सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोलता है? अगर हम टोटल डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट का देख रहे हैं, वो किसके बराबर है? सम ऑफ डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय ईच इंडिविजुअल लोड सेपरेटली इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इसी को तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करते हैं हम लोग? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में तोड़ देते हैं उसको, या एक एक लोडिंग के लिए एनालाइज कर लेते हैं और बाद में सबको एड अप कर देते हैं और बोलते हैं भैया हो गया, आपका बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो हमेशा किया हुआ है हमने। आप देखो एमडीएम जब आप पूरा करते हो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब पूरा करते हो आप, तो आखिरी में आप रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हो? आप कॉलम्स को तोड़ देते हो, बीम को अलग तोड़ देते हो, सबको एनालाइज अलग अलग कर लेते हो, बाद में मर्ज कर देते हो और बोलते हो भैया ये फाइनल रिएक्शन आ गई है। ठीक, करवाया हुआ है मैंने आपको, स्वे एनालिसिस भी करवाया हुआ है। ठीक है, इवन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी बताया हुआ है ये मैंने आपको। ठीक है, इवन मैट्रिक्स मेथड में भी बताया हुआ है ये। ठीक है, तो हर जगह पे हमने देखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को होल्ड होते हुए। करेक्ट आंसर था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, पूरी कहानी बता दी यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर यूज्ड टू ऑब्टेन द डिजाइन सिस्मिक फोर्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल यूज ऑफ द स्ट्रक्चर इज। मांगा क्या था यहां पे? मांगा था आपसे डिजाइन सिस्मिक फोर्स किस पर डिपेंडेंट होता है भाई? तो ये किस पर डिपेंडेंट होता है बताओ मुझे? जोन फैक्टर पे, इंपॉर्टेंस फैक्टर पे, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर पे, टाइम हिस्ट्री फैक्टर पे। ये पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर पे, पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर पे। अगर कोडल प्रोविजन में जाओगे तो दिखाई देगा इंपॉर्टेंस फैक्टर कितना चुनना है आपको।
इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर जो होता है वो आपको चुनना पड़ता है, भले आप स्टैट में डिजाइन करें चाहे मैनुअली करें इसको, ठीक है, पर आपको इंपॉर्टेंस फैक्टर चुनना ही पड़ेगा किसको कैलकुलेट करने के लिए, डिजाइन सिस्मिक फोर्स को, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जोन फैक्टर का काम क्या होता है भैया, जोन फैक्टर क्या बताता है भैया, उस पर्टिकुलर जोन में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है ये बताता है कौन, हमें जोन फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या बताता है भैया, अकाउंट्स फॉर द फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स फेलियर, structures that are essential for post-earthquake operations or those housing a large number of people are assigned higher importance factor leading to a higher design seismic forces, यानी seismic forces कैलकुलेशन के लिए importance factor रोल में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, response reduction factor RRF, ठीक है। दिस फैक्टर अकाउंट फॉर द एनर्जी डिसिपेशन कैपेसिटी, ये एनर्जी डिसिपेशन के लिए जो हमें कैलकुलेशन करना है उसके लिए होता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर। और टाइम हिस्ट्री फैक्टर क्या है भैया, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग अ स्ट्रक्चरल मॉडल टू अ स्पेसिफिक ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड ओवर टाइम, ठीक है। तो हमारे काम में क्या था, हमारे काम का था इंपॉर्टेंस फैक्टर। आप लोगों में से बहुत बच्चों ने इसको नहीं किया होगा क्योंकि आप लोग अर्थक्वेक को छोड़ के चले जाते हैं। अर्थक्वेक को छोड़ के आने की जरूरत ही नहीं, अर्थक्वेक का एनालिसिस हम कर सकते हैं, हम लोग करते हैं क्लास के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी में ये पूरा पूरा, ठीक है। तो अर्थक्वेक आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब अर्थक्वेक को इंक्लूड कर दिया गया आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, तो इंपॉर्टेंस फैक्टर करेक्ट आंसर था यहां से। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी ऑफ द फ्लोर इज, क्या ड्रिफ्ट कहेंगे, क्या फ्लो डिस्प्लेसमेंट, क्या बेस डिस्प्लेसमेंट, या स्टैटिक इसेंट्रिसिटी कहेंगे इसको, ठीक है। स्टैटिक इसेंट्रिसिटी यानी जो भी आपका डिस्टेंस है किसके, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी ऑफ फ्लोर में, ठीक है, उसको इसेंट्रिसिटी बोल जाते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली होता नहीं है पर कभी भी अगर ये आया तो वो इसेंट्रिसिटी ही कहलाएगा, स्टैटिक इसेंट्रिसिटी, ठीक है। लिखा भी हुआ है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रिजिडिटी। स्टैटिक इसेंट्रिसिटी क्या है, व्हेन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी डू नॉट कोइंसाइड there is an eccentricity which is known as static eccentricity। बाकियों की भी डेफिनेशन दे दी है, ड्रिफ्ट, फ्लो डिस्प्लेसमेंट एंड बेस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। आइए नेक्स्ट, the cross drainage work in which the drain is taken over the canal such that the canal water runs below the drain under siphonic pressure is known as, भाई क्या बोल दिया इसने क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। The cross drainage work in which the drain is taken over the canal and such that the canal water runs below the drain under siphonic pressure is known as, क्या बोलते हैं इसको, I think that इसको बोलते हैं साइफन एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ा हुआ है आपने आराम से इस चीज को, ठीक है। साइफन एक्विडक्ट आंसर था और ये रहा इसका डायग्राम जो बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर, बाकी डिटेल सॉल्यूशन ये दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, चेन सर्विंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, अब इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, ठीक है। आप जितने बार डालोगे ना गूगल पे उतने बार अलग अलग आंसर्स मिलते हैं इसके, ठीक है। पर क्या ये फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स ग्राउंड के लिए होता है, बिल्कुल होता है भाई। चेन सर्विंग करते ही कब है, जब ग्राउंड आपका पूरा प्लेन हो, करा ही जाता है वहां पे। सेकंड, एरिया थोड़ा सा कम हो वहां पर हम लोग चेन सर्विंग करते हैं, क्योंकि जैसे बड़ा एरिया कंसीडरेशन में आ गया ना तो एंगुलर मेजरमेंट भी कंसीडरेशन में आते हैं, फिर हमें कंपास सर्विंग की भी जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद चेन सर्विंग, उसको कह जाते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है, नहीं पता हो तो आपको। थर्ड वन, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्जर स्केल, यस, यहाँ पे प्लान्स जो बनते हैं थोड़ा लार्जर स्केल पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, The longest chain line passing through the center of the area, चेन लाइन पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया आपको, ये सारी चीजें मैंने ही पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। जब सर्वेइंग में आप देखते हैं, जब हम लोग पूरा एरिया इस तरह से बनाते हैं चेन सर्वेइंग में, हम लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से कि दोनों एरियाज को इक्वल इक्वल हाफ में बांट दे। अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल बराबर ही होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, और एक लाइन होगी जो इन दोनों एरिया को बांट रही होगी। इस लाइन को क्या क्या कह जाते हैं हम लोग, इस लाइन को, इसको कहते हैं बेस लाइन, इसको कहते हैं बेस लाइन, इसको कहते हैं बेस लाइन बच्चों, ठीक है। आंसर क्या था, बेस लाइन, कहानी खत्म। टाई लाइन क्या होती है भाई, टाई लाइन क्या होती है, जल्दी बताओ, टाई लाइन क्या होती है। मेन स्टेशन को जब आपको जोड़ना होता है किससे, बेस लाइन से, तो आपका क्या बनता है, टाई लाइंस बनती है। चेक लाइन क्या होती है, जब भी आपको अपने कैलकुलेशन को चेक करना है तो दो मेन स्टेशन के बीच में आप एक लाइन खींचते हैं जिसके मेजरमेंट को आप ग्राउंड पे और शीट पे चेक करते हैं, उसको चेक लाइन बोल जाते हैं। ऑल द अबव गलत है, बेस लाइन करेक्ट आंसर था यहाँ पे, ठीक है। ये रहा डायग्राम आपके सामने, देख लो अपनी बुक का ही है। बेस लाइन, ठीक है, टाई लाइन, ठीक है, ऑफसेट, मेन लाइन, मेन स्टेशन ये वाले होंगे जो हमारे बेस लाइन के अलॉन्ग होते हैं, बाकी सब सब्सिडरी स्टेशन बन जाएंगे, और जो आपके बेस लाइन पे इंटरसेक्ट होकर स्टेशन बन रहे हैं इन्हें कहते हैं टाई स्टेशन, याद रखिएगा। ये रही आपकी चेक लाइन जो मैंने आपको बताई अभी। चेन सर्विंग इतना अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ते हैं, सारी डेफिनेशन वहीं कवर कर देते हैं कि आगे जाके दिक्कत हो ही ना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉट 35 डिग्री वेस्ट देन होल सर्कल बेयरिंग। सिंपल क्वेश्चन है भाई, नॉट 35 डिग्री, सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लो, ये रहा क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाने के बाद आप क्या करिए, क्वाड्रेंट बनाने के बाद क्या करिए आप यहां पे बनाइए अपनी सर्वे लाइन। नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट। 35 डिग्री बनाना है, ये बना दिया, ये बन गया 35 डिग्री। आपको ये मत बोलना 35 दिख नहीं रहा है, नॉट टू स्केल चल रहा है ये। ठीक है, नॉट टू स्केल चल रहा है। अब कोई बोलता है सर एक काम करो ना, इसका WCB बताओ। WCB कहां लगाते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। ये हो गया नॉर्थ से क्लॉकवाइज, कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 360 होता है, 360 में 35 गया, कितना बचता है भाई, 360 में से 35 गया, कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 325 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, 325 डिग्री बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, दो ऑप्शन तो देख के खाली सीधा सीधा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कह दिया मतलब भैया 270 से ज्यादा होना चाहिए एंगल, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, देख के गलत हो गए। ठीक है, अब बचा 315 325, तो 325 करेक्ट था। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड बाय, भाई सेंसिटिविटी आपको पता होगा, जब बबल ट्यूब का मूवमेंट होता है, ठीक है, जब बबल ट्यूब का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो मान लो हम लोग ने पढ़ा हुआ है पूरा डेरिवेशन में पहले कि ये थीटा एंगल था, हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट देखा हुआ, और एन डिविजन्स मूव कर जाता है, एन इंटू एल का मूव कर जाता है ये। ठीक है, एनएल का मूव हो जाता है ये, पूरा डेरिवेशन हमने यहीं से पढ़ा है। फिर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, कि अगर सिर्फ एक डिवीजन मूवमेंट होना है, सिर्फ एक डिवीजन मूवमेंट होना है बबल ट्यूब का, तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो होता है हमारा क्या, वही तो होता है हमारे सेंसिटिविटी, वही तो होती है सेंसिटिविटी। द मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, उसके लिए जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। और कितना होता है ये, पढ़ा हुआ है आपने, बताइए मुझे, L अपॉन आर इंटू 206265 सेकेंड। मैंने ही पढ़ाया है आपको ये। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मत बोलना कि भाई आता नहीं है हमको, सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट, अल्फा इक्वल्स टू S अपॉन एन डी इंटू 206265 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर। अब यहां से देख लो, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, आर क्या है, रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब। ठीक है, एस क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, जो सामने स्टाफ रखे काटते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दी, जो नंबर ऑफ मूवमेंट हुए हैं यहाँ पे डिवीजन के, वो हो गए एन यहाँ पे। डी क्या होगा भैया, डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन दी इंस्ट्रूमेंट एंड दी स्टाफ, इसको बोल जाते हैं डी डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो रीडिंग कटी थी भाई, आपकी रीडिंग जो है कटी थी, पहले आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ी होगी, जैसे आपने थोड़ा सा इंक्लाइंड किया तो ये आ गया होगा, तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई स्टाफ इंटरसेप्ट एस। ठीक है, और ये एंगल बनता है थीटा का, यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू s अपॉन d करते हैं, और वहीं से पूरा डेरिवेशन करके लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होगा भाई ये, ठीक है, किससे एक्सप्रेस करेंगे इसको, रेडियस ऑफ दी लेवल ट्यूब से। लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब से नहीं होता, लेंथ ऑफ बबल ऑफ लेवल ट्यूब से नहीं होता, नन ऑफ दी अबव नहीं होता, रेडियस ऑफ दी लेवल ट्यूब से होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पूरा आंसर आपके सामने दिया हुआ है मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी इनर सरफेस ऑफ दी ट्यूब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक, कॉम्पैक्शन टेस्ट आ गया कहां से, सॉइल से। इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव इफेक्ट, भाई कॉम्पैक्टिव एफर्ट आप बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस बट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट, द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर स्टेडी सीपेज कंडीशन इज, भाई स्टैटिक सीपेज कंडीशन है आपकी, स्टैटिक सीपेज कंडीशन है आपकी कहां पे, अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थन डैम। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे, फेरेटिक बोलेंगे, फ्लो लाइन बोलेंगे, सीपेज लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ मुझे जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक दैट फेरेटिक लाइन बोलते हैं इसको, फेरेटिक लाइन। ओके, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपकी फेरेटिक लाइन, देख लीजिए सामने पूरा डायग्राम दे दिया है। ठीक है, आंसर क्या है, फेरेटिक लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं ध्यान दोगे निपट जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, in the soil sample of a consolidometer test, pore water pressure is maximum at the, minimum at the center, maximum at the top, maximum at the bottom, maximum at the center। बताइए कहां होगा। ठीक है, जब आप लोग कंसोलिडोमीटर टेस्ट करते हैं सॉइल सैंपल का, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम एट द सेंटर होता है, मैक्सिमम एट द टॉप होता है, मैक्सिमम एट द बॉटम होता है, मैक्सिमम एट द सेंटर होता है, क्या होता है इसमें से बताइए।
देख लीजिए क्या है, मैक्सिमम एट दी सेंटर। बाकी पूरी की पूरी इसकी डिटेल कहानी यहां पे लिख दी है मैंने, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है इस चीज को जब आपने कंसोलिडोमीटर टेस्ट किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया मैक्सिमम एट दी सेंटर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस बार बार आया भाई, पहली बार आया स्ट्रेस लगा, फिर गया, फिर रिपीटेड उतने ही साइकिल के बाद फिर आया, फिर उतने टाइम के बाद फिर आया, फिर आया, कंटिन्यूअस बार बार रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट, क्रीप, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, रेसिडुअल स्ट्रेस, एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। क्लियर, एंड्योरेंस लिमिट, आंसर एंड्योरेंस लिमिट। नेक्स्ट, the shear stress distribution over a rectangular cross section of beam follows। भाई shear stress distribution कैसा होता है rectangular cross section of beam में, straight line, circular path, parabolic path, elliptical path, कैसा होता है बताओ आप मुझे, कैसा होता है। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो देखो ये इक्वेशन है आपकी किसकी, पूरे के पूरे शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन है ये आपकी, ठीक है। जीरो कहां होता है, टॉप एंड बॉटम ऑफ दी आपके बीम पे होता है क्या, जीरो शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम कहां पे होता है, सेंटर पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है ये। शेप कैसा होता है भाई, इसका शेप कैसा होगा बताओ मुझे, इसका शेप होगा पैराबोलिक। इसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक, आपने पढ़ा हुआ है तो पैराबोलिक पाथ इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, the unit of measurement of electrical wiring of or of electrification of light fan plug point is in। भाई जनरली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जब भी करवाते हैं, आपने अपने घर में भी कभी इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया होगा, तो जो इलेक्ट्रिशियन आया होगा तो चार्ज कैसे किया होगा, नंबर ऑफ पॉइंट के साथ, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से चार्ज कर देता है। तो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, when a contractor is paid a certain percentage over the actual cost of the construction as his profit, such contract is called। भाई जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज हम दे रहे हैं उसको, तो क्या बन गया भैया, वो क्या बन गया हमारा, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, बाकी लमसम कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। वर्क ऑर्डर में आपको एक वर्क ऑर्डर निकलेगा, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो भी प्राइसिंग एक बार फिक्स हो गया उसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में। कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भैया, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा ज्यादा पे कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो क्या बन गया, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं इसीलिए कहीं पे अगर बीच में कोई वर्ड गलत हो जाए तो उसको ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है। इन केस ऑफ अ समिट कर्व द डिविएशन एंगल मेड विल बी, ठीक है, और मैक्सिमम विल बी। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है समिट कर्व कैसे बनता है, अब समिट कर्व के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट डिसेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट फ्लैट ग्रेडियंट, डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो 50 टाइप के हमने पढ़े हुए हैं वो सब चीजें, ठीक है। अब अगर आप देखो जरा ध्यान से, जब इस तरह के दो आपके अलाइनमेंट मिलते हैं और यहाँ पे जो कर्व बनता है तो ये समिट कर्व बना, ये समिट कर्व बना। अब समिट कर्व तो बन गया ये, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही बना देता हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे कि डायग्राम भी गलत बना देते हो ना। ये बन गया समिट कर्व आपका, ठीक है, ये समिट कर्व बन गया। अब अगर ये समिट कर्व बन गया आपका तो देखो ये आपका आ गया डिविएशन एंगल, डिविएशन एंगल डेल्टा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब एक असेंडिंग ग्रेडियंट एक मीट कर जाएगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, यही सबसे मैक्सिमम आपका डिविएशन एंगल हो सकता है। व्हेन एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट, रॉन्ग। एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट और डिसेंडिंग ग्रेडियंट, करेक्ट है ये। डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर लेवल सरफेस, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है, पूरी कहानी ये दी हुई है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया इन सीवेज इज इंडिकेटेड बाय। भाई कई जगहों पे इसका आंसर गलत दे दिया कि भाई एडिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, नहीं होता मेरे भाई। 4 टाइप के हमने नाइट्रोजन कंटेंट पढ़े हैं एनवायरमेंट में, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, देन हमने पढ़ा है क्या, नाइट्राइट, और हमने पढ़ा है नाइट्रेट, ठीक है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट का पानी पिला दिया किसी को, अगर आपने एक्सेस ऑफ नाइट्रेट का पानी किसी को पिला दिया क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी डिसीज हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पढ़ाया हुआ है पिछले दिन भी आपको ये, ठीक है। तो नाइट्रेट का तो ये होता है, इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 45 मिलीग्राम पर लीटर की होती है, ठीक है। एग्जाम में आया क्योंकि अब आपका जो पेपर है नर्मदा का, उसमें एनवायरमेंट का वेटेज काफी हाई रहेगा, 45 मिलीग्राम पर लीटर का। फ्री अमोनिया कितना अलाउड होता है, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर का अलाउड है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक अमोनिया कहां तक अलाउड है, 0.30 मिलीग्राम पर लीटर तक है, ठीक है। और ये कितना होता है, 0 मिलीग्राम पर लीटर का हो जाएगा। सिमिलरली बोला जाए फ्री अमोनिया क्या इंडिकेट करता है कि भैया पॉल्यूशन अभी अभी हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या बताता है, पॉल्यूशन को हुए हुए कुछ समय हो गया है पर डिकम्पोजिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। नाइट्राइट क्या बताता है, भैया पार्शियल डिकम्पोजिशन हो चुका है, पार्शियल अभी भी बचा हुआ है,
नाइट्रेट क्या होता था, फुल डिकम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं भैया, तो इसके अलग अलग टेस्टिंग के मेथड है। फ्री अमोनिया को हम लोग बॉईल कर देते हैं, सबसे पहले इस पानी को बॉईल कर देते हैं और बॉइलिंग के थ्रू जो भी निकलती है गैसेस उसको कैप्चर कर लेते हैं और वहीं से हमने बता देते हैं कि फ्री अमोनिया कितना था, ठीक है। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या होता है, जो सैंपल अभी हमने बॉईल किया उसी के साथ आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दो, ठीक है, कौन सा, KMnO4, ठीक है, और फिर से बॉईल कर दो, ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिक अमोनिया निकल जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन था एडिंग पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक अमोनिया के लिए था। सल्फ्यूरिक एसिड काम का ही नहीं, फिनॉल काम का ही नहीं, ये दोनों किसी काम के नहीं है। ये होता है ऑर्गेनिक अमोनिया के लिए, तो ये भी गलत हो गया। फ्री अमोनिया के लिए पूछा था बॉइलिंग होगा, क्योंकि आपने सिर्फ बॉइलिंग की है पहले केस में, फ्री अमोनिया में सिर्फ बॉइलिंग करते हैं। ऑर्गेनिक अमोनिया के लिए हम लोग KMnO4 डाल के फिर बॉइलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म, ठीक है। तो यहां पे कोशिश की मैंने आपको कि जितने क्वेश्चन को डिटेल में समझा सकता था उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की। हाँ, अगर ये सेशन पसंद आ रहा है लाइक करो, वीडियो कमेंट तो करो यार, है ना। देखो वीडियो में क्या है ना, आप लोगों के लिए वीडियो लेके तो आते हैं पर आप लोग कंज्यूम ढंग से नहीं करोगे ना तो फिर किसी काम का नहीं हो वीडियो, फिर हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम आपके लिए कोई और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी देखो, हो आप भी एक्यूमेन फैमिली का हिस्सा, इसीलिए आप वीडियो देख भी रहे हो, ठीक है। बट अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो कम से कम लाइक करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कम से कम, ठीक है। ऐसे और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, बेल बटन को हिट करो, कोई भी नया वीडियो आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर चाहते हो नया बैच स्टार्ट करने के लिए, अपनी पढ़ाई को वापस से ऐसी जगह से स्टार्ट करने जहां से सिलेक्शन आपका गारंटेड हो जाए, ठीक है, गारंटेड। देखो जो सच होता है ना, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं या मेरे यहां सिलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको प्रमाण दूं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर हैं, वो बने हुए हैं एक्यूमेन से, ठीक है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। उसका प्रमाण देना गलत है। वो पढ़ाने का तरीके से समझ में आया था, आपको जिस तरीके से पढ़ाया उसी समझ में आ जाएगा आपको कि ये पढ़ाता कैसा है व्यक्ति, ठीक है। और आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं डील करता हूं, बाकी मेरे साथ और भी टीम है, उमाशंकर सर हैं, सुरभि मैम है, ठीक है, सूरज सर हैं, ठीक है, हार्दिक सर हैं, ये सब आपको पढ़ाएंगे आके, ठीक है। तो पूरी टीम है यहाँ पे, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, पूरी टीम का है एफर्ट, ठीक है। तो इसीलिए जब भी प्रिपरेशन करो तो ऐसी जगह से प्रिपरेशन करो जहां से सिलेक्शन के चांसेस आपके गारंटेड हो जाएं, ठीक है। ये बात मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तो ये रहा QR कोड, स्कैन करिए, फॉर्म को फिल करिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। नहीं हो पाता ये तो भाई यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है, पहला वाला कांटेक्ट नंबर है, इस पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, YouTube चैनल पे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तीसरा, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, स्कैन करके आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है ज्वाइन, कमेंट में डालिए, लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डन। कोई बच्चा चाहते हैं नहीं हमको तो विजिट ही करना है ऑफिस, तो भाई वडोदरा में अपना ऑफिस है, ठीक है। कहां पे, 201 से 206 सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स नियर बैंक ऑफ इंडिया, सुभानपुरा, एलोरा पार्क, वडोदरा, ठीक है। आप यहां आके भी हमसे मिल सकते हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप दैट आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।